आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार में गवर्नर की बनाने पे मैं बड़ी आशा भरी निगाह से देखता हूँ। हमें भारतीय संविधान की मर्यादा, उसकी निष्ठा पे विश्वास रखना चाहिए और अपने पहले नागरिक का सम्मान करना चाहिए दिल खोल के। आपने कहा कि भाई आरिफ मोहम्मद खान साहब आए हैं, इनको साधेंगे, एनडीए ने भेजा है। माफ कीजिएगा, इनको एनडीए ने नहीं भेजा है, इनको भाजपा ने नहीं भेजा है, इनको महामहिम राष्ट्रपति ने भेजा है। आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जी। आरिफ मोहम्मद खान पीलू मोदी के वारिस रहे हैं। जो आदमी इस वक्त देश पीलू मोदी को नहीं जानता, नरेंद्र मोदी को जानता है। आरिफ मोहम्मद खान पीलू मोदी के शागिर्द हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हम लगातार बिहार में जो राजनीतिक उथल पथल मची हुई है और सियासी हलकनों में जो चर्चाएं चल रही हैं उसकी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। वास्तव में बिहार में और जो एनडीए की सरकार में कहा जाता है कि एनडीए की सरकार यानी भाजपा की सरकार मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिमों का वोट बैंक नहीं मिलता है या मुस्लिम से संबंधित, अल्पसंख्यक समाज से संबंधित काम नहीं होते। मुस्लिम समाज में भी एक तबका जो है भाजपा को अपना विरोधी मानता है। लेकिन आज बिहार एनडीए के लिए काफी बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज बिहार के राज्यपाल के रूप में महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ लिया है। जहां एक तरफ मीडिया का एक तबका है, इस पर खूब हाय तौबा मचा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी कई गुटों में बटे हुए हैं। कुछ लोग यह तक कह रहे हैं कि भाजपा का कोई कोर एजेंडा है जिसको लेकर जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनको भेजा गया है बिहार, और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सेतने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार से जो रिश्ते खराब हुए हैं उसको या तो ठीक करने के लिए या फिर नीतीश कुमार पर दबाव देकर कुछ बड़ा करने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा है। और दूसरी तरफ एक मुस्लिम समाज का जो स्कॉलर समाज है वो कहीं ना कहीं इसको आशा भरी निगाहों से भी देख रहा है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम चिंतक और सुधारक के रूप में उनकी ख्याति रही है। तो इसी तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक सादत अनवर जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक परिचय मैं सादत जी का करवा दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के ध्वज वाहक के रूप में उनके विचारों को आगे ले जाने का काम सादत अनवर जी करते रहे हैं। और एक और परिचय इनका यह भी है कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी, उसके युवा इकाई यानी युवा जनता के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा सादत अनवर जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार का मीडिया भी और बिहार का आम जनमानस भी दो दिशाओं में बट गया है। एक लोग तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई बड़ी राजनीतिक समीकरण साध कर ही आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम जो समाज है उसमें जो सुधार की बात होती है उसको हमेशा करते रहते हैं। भले ही विवादित बयान कभी कभी दे देते हैं आरिफ मोहम्मद खान, लेकिन सुधार की बात करते हैं। तो क्या बिहार में मुस्लिमों की जो संख्या है अब क्या उसमें भी सुधार की बात होगी, और उसके लिए ही भाजपा ने एक मैसेज देने के लिए इनको बुलाया है बिहार? सबसे पहले 9 वर्ष की आपके भारत लाइव के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, शुभचिंतकों को बधाई। जी। आजादी के 75 वर्ष बाद 75वीं जब हम याद कर रहे हैं आजादी को, तब बिहार के गवर्नर के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिहार भेजा है। आपके सवाल के दो पहलू हैं। जी। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर का सिपाही हूँ और बिना लाग लपेट के बात करता हूँ। जी। और आपका चैनल और आपके मिश्रा जी भी इसी नाम से जाने जाते हैं, बेटोक बात कहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहूँ। बिल्कुल। वो ये कि मैं एक चंद्रशेखर का सिपाही होने के नाते आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार में गवर्नर की बनाने पे मैं बड़ी आशा भरी निगाह से देखता हूँ।
अच्छा। आरिफ मोहम्मद खान, हाँ। गर्ची बिहार में गवर्नर बने और बिहार के अब पहले फर्स्ट सिटीजन हैं। हाँ। हमें भारतीय संविधान की मर्यादा, उसकी निष्ठा पे विश्वास रखना चाहिए और अपने पहले नागरिक का सम्मान करना चाहिए दिल खोल के। यही हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की यही तरीका रहा है जी। और मैंने अपने नेता शरद चंद्रशेखर जी को ऐसा कई बार करते हुए देखा है। अब सवाल ये रहा कि आपने कहा कि भाई आरिफ मोहम्मद खान साहब आए हैं, इनको साधेंगे, एनडीए ने भेजा है। माफ कीजिएगा, इनको एनडीए ने नहीं भेजा है, इनको भाजपा ने नहीं भेजा है, इनको महामहिम राष्ट्रपति ने भेजा है। ये संवैधानिक पद है, इसकी गरिमा है, इसकी प्रतिष्ठा है और इसका वकार है, इसको मजरूह नहीं किया जाना चाहिए। एक बात, जहां तक आरिफ मोहम्मद खान की शख्सियत, उनके व्यक्तित्व का सवाल है, आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जी। आरिफ मोहम्मद खान पीलू मोदी के वारिस रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी की सरकार में रहे, बड़े जिम्मेदार पदों पे रहे। सबसे कम उम्र के विधायक, हमको लगता है 25 से 26 हो रहे थे तो विधायक हो गए थे। अच्छा। और बहुत संजीदा आदमी। देश में इस समय, मेरी इनफरादी ये निजी राय है, इस समय बौद्धिक और वैचारिक राजनीति करने वालों में, चिंतन करने वाले लोगों में जो टिमटिमाता हुआ चिराग दिखता है पूरे देश भर में, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान बौद्धिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, मैं एक समाजवादी विद्यार्थी होने के नाते और पूर्व प्रधानमंत्री शरद चंद्रशेखर का सिपाही होने के नाते बिना लाग लपेट के इस बात को कहूंगा कि बिहार के लिए एक शुभ संकेत, बिहार के लिए शुभ संकेत, बिहार के लिए शुभ संकेत, क्योंकि बौद्धिक चिंतक वाले लोग हैं। लेकिन आप मानते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान एक राजनीतिक व्यक्ति हैं? शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि संवैधानिक पद पे हैं, उसकी प्रतिष्ठा का, उसका निष्ठा का भरपूर वो ध्यान रखेंगे। लेकिन जब से आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, आप देखिए कि एक टाइमिंग पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे समय में उनको लाया गया है जब बिहार में उहापोह की स्थिति है। जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार चले जाएंगे, नीतीश कुमार प्रियंका गांधी से मुलाकात करके आए हैं, वो दिल्ली चले गए। और टाइमिंग जब उनको बिहार बुलाया गया आरिफ मोहम्मद खान को, उस समय भी बिहार में नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहते हैं। क्या यह सब कारण कोई बड़े संकेत नहीं देते हैं? मुमकिन हो कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो आप आरिफ मोहम्मद खान को बड़ी संवैधानिक पद पे रहते हुए नपातुला जिम्मेदार राजनीतिक पाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान को हल्के लोग कल वो जाकर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये तो बड़ा हृदय है, ये तो संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तित्व का। और आरिफ मोहम्मद खान निष्ठावान लोग में से हैं, निष्पक्षता, उनकी उदारता, उनके बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने वाले इनकलाबी आदमी। हाँ। जो आदमी इस वक्त देश पीलू मोदी को नहीं जानता, नरेंद्र मोदी को जानता है। आरिफ मोहम्मद खान पीलू मोदी के शागिर्द हैं। हाँ। वो बड़ा विराट व्यक्तित्व के लोग हैं और चूंकि बौद्धिक है, विचार है, चिंतक हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले। हाँ, ये बात जरूर है, शाहबानों के मामले के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका विरोधी हो गया था। और खास करके आप कह दिए कि एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट उनकी बातों से असहमत हो सकता है और होता है। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं कि जो असहमत हैं कि असहमति बुरी बात नहीं है, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान एक इनकलाबी आदमी है। बिहार में हायर एजुकेशन में, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार में हायर एजुकेशन में कोई बड़ी लाइन बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन में, खास करके एकेडमिक में कोई बड़ी लाइन बनाएंगे। अच्छा, इसे ऐसे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मुसलमानों की भी संख्या एक सीमांचल एरिया में बिहार में ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ये बड़ा एंगल है कि जो अभी तक पसमांडा मुसलमान ही थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहते थे, लेकिन जो अपर कास्ट मुसलमान है, क्या उसको भी साधने की तैयारी आरिफ मोहम्मद खान के जरिए, और उसमें वो क्या सफल हो पाएंगे? देखिए, भाजपा क्या करती है वो भाजपा के इशू है, लेकिन चूंकि मैं जिस गुरु का शिष्य हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ और प्रखरता से ये बात कहता हूँ कि राजनीति में कोई अछूत नहीं है। राजनीति में जिसने भारतीय संविधान की पे शपथ ली है, जिसकी भारतीय संविधान पे आस्था है, वही भारतीय है। भारतीय संविधान पे जिसकी आस्था है,
उसकी, इसलिए मैं नहीं मानता कि भाजपा कोई अछूत है। मेरे नेता चंद्रशेखर जी अटल बिहारी वाजपेयी से वैचारिक बहुत मतभेद था, लेकिन को गुरु कहते थे। आप एक कोट करूं उनकी बात को, चंद्रशेखर जी के संदर्भ में उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी ने सदन में एक बात कही थी कि दो पक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, लेकिन चंद्रशेखर जी जब सदन में होते हैं तो एक नया पक्ष होता है जो निष्पक्ष कहलाता है। अच्छा। ये है ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। वैचारिक मतभेद हो सकता है, नीतियों में कुछ मतभेद हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फर्क पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस पे कहीं ना कहीं अब मुस्लिम समाज के प्रभाव पड़ेगा आरिफ मोहम्मद खान के आने की वजह से। पढ़ना भी चाहिए, बातचीत करने में क्या दिक्कत है? संवादहीनता ही नुकसान है, क्योंकि जो भारतीय राजनीति का जो मूल मंत्र था सहयोग, सहमति, समन्वय, स्वदेशी और स्वावलंबन, हम रास्ते से भटक गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां हो सकता है कि अगर मुसलमान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके विरोधी है, हो सकता है कि ऐसी उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन संवाद करने में, बात करने में क्या दिक्कत है? संवाद करने से, बात करने से समस्याओं का समाधान निकलना है। जब सबका मन राष्ट्र की सेवा करना है, इस देश की तरक्की है, तो क्यों ना सामूहिक प्रयास किया जाए। और आरिफ मोहम्मद खान साहब कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, भारतीय संविधान पे शपथ ली है और संवैधानिक पद पे है, गवर्नर है और बिहार के फर्स्ट सिटीजन है। मैं ये बात कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उन तमाम लोगों से कहता हूँ, किसी धर्म के हों, कि बिहार के पहले नागरिक पे उंगली उठाने का अधिकार किसी का नहीं। मैं उसका बिल्कुल विरोधी हूं कि बिहार के पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ बिहार गवर्नर है, और हमारे गवर्नर को जो आज ही जिन्होंने शपथ लिया है। नहीं, ठीक है, क्लीन चिट तो आप दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि बातचीत होनी चाहिए इन मुद्दों पर, बिल्कुल होनी चाहिए। सामाजिक मुद्दे हैं, समाज सुधार, मुस्लिम समाज में समाज सुधार के मुद्दे हैं, उसमें बातचीत होनी चाहिए। नहीं, अगर राजनीतिक बात भी होती है, अगर राजनीतिक भाई कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा लिया है राजद से मुसलमानों ने, नहीं लिखा है, चूंकि बीजेपी की एक लाइन मुसलमान उससे अपने आप को असहज महसूस करता है, इसलिए वो तो वही लाइन तो आरिफ मोहम्मद खान भी बोलते हैं। आरिफ मोहम्मद खान इस बड़ी जिम्मेदारी से हमेशा आरिफ मोहम्मद खान नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि भाई आप, अब तो ऐसा नहीं है कि भाजपा किसी दूसरे देश में चली जाएगी, मुसलमानों को भी यहीं रहना है और भाजपा को भी यहीं रहना है जी, भाजपा को भी यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, और मुसलमानों को इसी देश में रहना है। मुद्दों पे टकराव हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है कि इस पे जिन बातों पे हमारी सहमति बन जाए, जिन पे हम समन्वय स्थापित कर सकें, उसमें साथ चलना चाहिए। राष्ट्र के सवाल पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, इसमें हमें साथ चलना चाहिए। ठीक है, एक छोटी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि आरिफ मोहम्मद खान की जो एक्टिविटी है, जब से वो बिहार आए हैं काफी एक्टिव मोड में है। नीतीश कुमार के गांव चले जाते हैं, तेजस्वी यादव के घर चले जाते हैं, अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, गुरुद्वारा चले जाते हैं, मतलब इतना एक्टिव राज्यपाल, क्या कुछ बड़ा मैसेज देने का प्रयास? देखिए, दो है। आप आरिफ मोहम्मद खान की शख्सियत को देखिए, उनकी पर्सनालिटी को देखिए। आरिफ मोहम्मद खान छात्र राजनीति से आए, यारबाज आदमी है साहब। अच्छा, हाँ, यारबाज आदमी अपने दोस्तों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए उनका दरवाजा खुला रहता, रात के 2 बजे तक जागने वाले हैं, लेकिन चिंतन करने वाले, राष्ट्र के सवाल पे और अपने दोस्तों के लिए सीमा लांघ के मदद करने वाले आदमी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है, जैसे आपने कहा कि आमतौर पे महामहिम राज्यपाल की के बारे में ये कहा देखा जाता है कि वो कम निकलते हैं, उनसे संवाद कम होता है, लेकिन शुद्ध राजनीतिक आदमी है, उनकी प्रवृत्ति, उनकी परवरिश ही वैसी हुई है। वो अलीगढ़ रचे बसे हैं छात्रों के, नौजवानों के बीच में, इस उम्र में भी रह के नौजवानों, ये कोई नया नहीं है, नया नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अभी बीपीएससी का सवाल है ना छात्रों का। मैं आ रहा था, उसी सवाल पे आ रहा था। मेरा सवाल यह है कि अब ऐसे समय में वो आए हैं जब सरकार में तो उहापोह की स्थिति है, लेकिन देखिए जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठता है। कई बार टकराहट भी देखने को मिली, विश्वनाथ लेकर के समय के पाठक से विवाद हुआ, तो उन सभी चीजों पर भी क्या लग रहा है कि सब चीज ठीक हो पाएंगी? मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में और बिहार में जो कुछ भी छोटी बड़ी अनियमितताएं हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको सुधारने में आरिफ मोहम्मद खान बड़ी भूमिका निभाएंगे। और जहां तक अभी जो मुद्दे चल रहे हैं बीपीएससी छात्रों के, वो छात्र आरिफ मोहम्मद खान के हृदय में बसते हैं।
छात्रों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और मिलेंगे। मुझे मैं नहीं जानता कि मिलेंगे नहीं, लेकिन अब मेरा दिल है और मेरी ख्वाहिश भी है कि वो छात्रों से मिले। उनको अगुवाई करनी चाहिए। वो हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, और वो उनका पक्ष हमेशा छात्र के पक्ष में होगा। चलिए, एक अंतिम सवाल ये भी पूछ लेते हैं, चूंकि आपने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ काम किया है, तो एक प्रखर समाजवादी चिंतन के तौर पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? लेकिन अभी जो समाजवाद की परिभाषा आपको नहीं लगती है कि बदल गई है? लालू यादव का समाजवाद, चंद्रशेखर जी का समाजवाद अलग है, मुलायम सिंह या उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उनका समाजवाद, चंद्रशेखर जी का समाजवाद कुछ अलग है। बहुत गंभीर सवाल आपने कह दिया और मेरे दिल की बात ये कह दी। मैं आप पिछले 35-30 साल से देश भर में भटक रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि जो समाजवाद आचार्य नरेंद्र देव की धारा से निकला था, वो समाजवाद जिसमें समतामूलक समाज, मैं समाजवादी विचारों के योद्धा आचार्य नरेंद्र देव ने जब कांग्रेस पार्टी 1934 में तोड़ा, तो वो किसी बड़े नेता से कम हैसियत के नहीं थे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बापू गांधी, सबके कम बेश की हैसियत के लोग थे। और अब ये चूंकि ऐतिहासिक जगह पर मैं बैठा हूं, इसी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र ने कांग्रेस पार्टी तोड़ के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और यहीं से समाजवादियों की धारा शुरू हुई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस बात पे कहूंगा। समाजवादी धारा में जिन बातों पहले फॉरवर्ड चिल्लाता था, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये हम लोग के नारे थे, फॉरवर्ड के नारे थे। चीजें बदली, हम रास्ता भटक गए। अच्छा, रास्ता भटक के, और आप जो ये कहा जाने लगा है कि समाजवाद में तो अब लोग अखिलेश की पार्टी को समाजवादी समझने लगे, दुर्भाग्य देखने लगे। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, शायद और ये बड़ी दिलचस्पी का होगा। चंद्रशेखर जी की कांग्रेस में एंट्री होती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में एंट्री होती है, और मिसेस इंदिरा गांधी, विराट व्यक्तित्व की लेडी, उनके सामने बैठते हैं और कांग्रेस में एंट्री की बात होती है। इंदिरा जी उनसे पूछती हैं जो बात आपने हमसे पूछा, वो इंदिरा जी उनसे पूछती हैं कि चंद्रशेखर जी आप कांग्रेस में क्यों आना चाहते हैं? उन्होंने कहा कांग्रेस एक वट वृक्ष है, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे नहीं उग पा रहे हैं, इसलिए विवश होकर आ रहा हूँ। तो कांग्रेस के बारे में क्या राय है? चंद्रशेखर जी ने कहा कि आजादी की लड़ाई की कोख से जन्मी हुई पार्टी है, जो गरीबी मिटाओ का नारा देती है, लेकिन संकल्पित नहीं। अच्छा, उनके इंदिरा गांधी के सामने चंद्रशेखर जी ने ये बातें कही। तो मिसेस गांधी ने कहा, बड़ी मिसेस गांधी नाराज हो गई कि आपको कांग्रेस के बारे में सही जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर आप मेरे यहाँ आ भी जाएंगे, चंद्रशेखर की किताब पढ़िए, जिंदगी का कारवां पढ़िए, उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी। अभी राम बहादुर राय जिंदा है, हमसे पूछ लिया, हरिवंश जिंदा है, हमसे पूछ लीजिए, उनके सामने की बात, संजय ये इन लोगों की मौजूदगी की बात थी, उन्होंने लिखा जो ड्राफ्ट किया है। मिसेस गांधी ने जब फिर पूछा कि आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप कांग्रेस में आएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या साहस है साहब, बिल्कुल समाजवादी धारा की साहस है साहब। वो कहते हैं बागी बलिया के लाल कि अगर मैं आपके यहाँ आऊंगा और आप में अगर सुधार नहीं होगा तो मैं आपकी पार्टी तोड़ दूंगा। अच्छा, तो इंदिरा गांधी के सामने बैठ रहे हैं, मिसेस गांधी के सामने कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये साहस है, क्योंकि निडरता है, निष्पक्षता है, वो जो विवेक जो है ना, वो आत्मबल तब आता है जब आप ईमानदार रहते हैं। चलिए, तो देखा अब समाजवाद का रास्ता बदला है। जो बात आप कह रहे हैं कि तेजस्वी या अखिलेश, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, मुझे आज के समय में अखिलेश की पार्टी में जाने का अवसर मिल जाए, हमें तेजस्वी की पार्टी जाने में अवसर मिल जाए, शायद मैं चला जाऊं। मैं तेजस्वी को अध्यक्ष नहीं कर पाऊंगा, मेरा हित इतना बड़ा नहीं। अच्छा, मैं अखिलेश को अध्यक्ष नहीं कर पाऊंगा। हमने चंद्रशेखर को अध्यक्ष कहा है, मेरा इतना साहस नहीं है कि मैं राहुल गांधी तक को अध्यक्ष कर सकूं, मेरे पास इतना बड़ा साहस नहीं। जब खेल पूंजी से सत्ता और सत्ता से पूंजी खेल का केंद्र बिंदु राजनीति बन गई है, मैं जिस गुरु का चेला था वह निष्पक्ष था, निडर था और बेबाकी थी, सदन चंद्रशेखर को सुनता था। आज स्थिति ऐसी है। चलिए, तो देखा आपने, सादात अनवर जी प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक हमारे साथ थे। इस मुद्दे पर हम लोग और बाद में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है। तो इस अभी का जो वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य भी बना हुआ है, और आज देखिए बिहार के लिए काफी बड़ा दिन है। जो
मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे के रूप में, मुस्लिम समाजवादी सुधारक के रूप में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने हैं। बिहार के मुसलमानों को भी खुले हृदय से उनको अपनाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681